The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। शो की शुरुआत वीडियो से करते हैं। पहले वीडियो देखिए, फिर आगे की बात। अरे खोलो, आप लोग सब गेट के लोग हो, खोलो तो फिर खोल दो ना गेट। ये देखो, ये आग लगा रहा है अंदर। ये देखो, ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। ये मैडम है, मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम, आप तो एक लेडीज हो, ये हरकत ठीक नहीं है, आपको समझना चाहिए थोड़ा बहुत। घर के अंदर गैस चूल्हे पर जो आपको जलता नजर आ रहा है वो 500 के नोट हैं, कुल जमा 20 लाख रुपए। और जो आदमी नोटों को जला रहा है वो राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा इलाके का तहसीलदार है। नाम है कल्पेश जैन। दरअसल रिश्वत लेने की शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पिंडवाड़ा में कल्पेश जैन के सरकारी आवास पर पहुंची थी। तहसीलदार को माजरा समझ आया तो उसने खुद को मकान में बंद कर लिया। एसीबी के अधिकारी बाहर ही खड़े रह गए। इस बीच कल्पेश जैन ने गैस के चूल्हे पर लाखों रुपए की गड्डियां जलाना शुरू कर दी। एसीबी ने पुलिस को बुला लिया। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, तब तक काफी नोट जल चुके थे, लेकिन कुछ अध जले बच गए थे। अधिकारियों ने उन्हें जब्त कर लिया है। जिन नोटों को कमाने के लिए नियम कायदों को ताक पर रख दिया था, आखिर में उन्हें ही आग के हवाले करना पड़ा। एक तहसीलदार को जेल की सलाखें सामने नजर आने पर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। हालांकि ये तरीका भी तहसीलदार को बचा नहीं सका। फिलहाल एसीबी ने कल्पेश जैन को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो की बात हुई, अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोरोना से है। 2021 में पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार चली गई है। पिछले 24 घंटों में कुल 53,476 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 251 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। राज्यों की बात करें तो सबसे बुरी स्थिति महाराष्ट्र की है, जहां से 60% से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इस दौरान नागपुर में अस्पताल में बेड की कमी होने की खबरें भी आ रही हैं। नागपुर देश के उन 10 शहरों में शामिल है जहां सबसे अधिक एक्टिव केस हैं। बीते दिन भी यहां करीब 3700 नए केस दर्ज किए गए। मौजूदा वक्त में नागपुर में 34,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। नागपुर में कोरोना संकट के कारण ही 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। दूसरी सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए और 2 जवान घायल हुए। घायलों को फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। यह हमला सीआरपीएफ की 73वीं बटालियन पर किया गया। पहले से घात लगाए बैठे आतंकियों ने लावापोरा इलाके में हमला किया। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तीसरी सुर्खी दिल्ली से है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में आज दिन दहाड़े फायरिंग कर बदमाशों ने मेडिकल कराने आए कुलदीप नाम के अपराधी को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हुआ। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कुलदीप कुख्यात बदमाश जितेंद्र गोगी गैंग का सदस्य है। उस पर हत्या जैसे 70 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने उस पर 2 लाख का इनाम भी रखा था। 2020 में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उसकी फरारी के बाद दिल्ली पुलिस की सभी टीम को अलर्ट भी किया गया है। चौथी सुर्खी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र पुलिस के निलंबित एपीआई सचिन वाझे को 3 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। एंटीलिया मामले की जांच कर रही एनआईए ने वाझे की 15 दिनों की कस्टडी की मांग की थी। एनआईए ने कोर्ट में बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच एजेंसी को 62 अनकाउंटेड बुलेट मिले हैं। आधिकारिक तौर पर सचिन वाझे को सरकारी कोटे से 30 बुलेट्स दिए गए थे, जबकि उनके पास से केवल 5 बुलेट्स ही बरामद हुए। एनआईए ने कहा कि ये जानने की जरूरत है कि बाकी के 25 बुलेट कहां हैं
और ये जानने की भी जरूरत है कि 62 अनकाउंटेड बुलेट कहां से आए। सचिन वाजे के वकील आबाद पोंडा ने सुनवाई के दौरान कहा कि यूएपीए इन पर लागू नहीं हो सकता है क्योंकि उनका इरादा किसी समुदाय या देश के खिलाफ नहीं था। वाजे के वकील ने अदालत से अनुरोध किया है कि उन्हें एनआईए की कस्टडी में ना भेजा जाए। वाजे ने कहा कि इस केस में मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। अब चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। विधानसभा का चुनाव अब बिल्कुल नजदीक आ गया है, इतना नजदीक कि आज पश्चिम बंगाल और असम की उन सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है जहां 27 मार्च को पहले चरण में वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के आखिरी दिन चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया। बड़े चेहरों की ताबड़तोड़ रैलियां हुई, रोड शो हुए, कहीं मंचों से विरोधियों पर तीखी बयानबाजी दिखी तो कहीं सड़कों पर विरोधियों पर पत्थरबाजी भी दिखी। कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी बयानबाजी भी हुई जो नहीं होनी चाहिए। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्या क्या हुआ, कहां हत्याएं हुई, कहां पत्थर चले, पाकिस्तान की एंट्री किसने कराई, आज इस पर बात करेंगे। पहले विवादित भाषणों की बात। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक दिन पहले कहा था कि ममता बनर्जी को बरमूडा पहनकर आना चाहिए। इस बयान पर उनकी खूब लानत मलानत हुई। टीएमसी ने कहा कि हम बयान की चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। इन सब के बीच आज दिलीप घोष ने बरमूडा वाले बयान पर सफाई दे दी। कहा कि साड़ी पहनने वाली एक पैर की साड़ी ऊपर करके बैठती हैं तो ये शालीनता नहीं है, इसलिए उन्होंने बरमूडा पहनने वाली बात कही थी। सुनिए। মমতা ব্যানার্জি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, একজন মহিলা। আমরা তার কাছ থেকে এরকম শালীনতা আশা করব যেটা বাংলার সংস্কৃতির পরিচায়ক হবে। একজন মহিলা শাড়ি পরেছেন কিন্তু পা বার করে বারবার দেখাচ্ছেন, এটা শালীনতায় নয়। बीजेपी ही नहीं, टीएमसी के नेताओं ने भी जुबान पर काबू नहीं रखा। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता ने चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करवा दी। टीएमसी के नेता शेख आलम के भाषण का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम अल्पसंख्यक 30% हैं और वो 70% हैं। अगर 30% अल्पसंख्यक इकट्ठा हो जाएंगे तो 4-4 पाकिस्तान बन सकते हैं। शेख आलम का ये भाषण पश्चिम बंगाल के बीरभूम का बताया जा रहा है। सुनिए। আমরা যারা সংখ্যালঘু তারা 30% আর তারা যারা আছেন তারা 70%। এই 70% নিয়ে তারা গদিতে আসবেন, লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করতে হয়, 4-4টা পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের আমরা ভারতবর্ষে যতগুলো মুসলমান আছি, সংখ্যালঘু আছি, তাদেরকে যদি একটা দিক করে দেওয়া হয় 4-4টে পাকিস্তান হবে। কোথায় যাবে ভারতবর্ষে এই 70%? अब बयान को लेकर बीजेपी टीएमसी पर हावी है। बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने भाषण का वीडियो ट्वीट कर पूछा कि क्या ममता बनर्जी इस बयान का समर्थन करती हैं? क्या हमें ऐसा बंगाल चाहिए? टीएमसी के एक नेता ने 2016 विधानसभा चुनाव में भी पाकिस्तान का बयान दिया था, जिस पर खूब विवाद हुआ था। टीएमसी नेता फरहाद हाकिम ने एक अखबार को इंटरव्यू में दक्षिण 24 परगना के गार्डन रीच को मिनी पाकिस्तान कह दिया था। इस पर विपक्षियों ने खूब हंगामा किया था और इस चुनाव में एक दूसरे नेता ने पाकिस्तान वाली कमी पूरी कर दी है। इस तरह के बयानबाजी के अलावा चुनाव में हिंसा भी थम नहीं रही है। आज पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ता भिड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा में 12 लोग जख्मी हो गए, उनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर है। साउथ 24 परगना में ही हिंसक झड़प में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत की भी खबर है। इससे पहले कल पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी। कूचबिहार के दिनहटा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष का शव पार्टी दफ्तर के पास ही एक पशु चिकित्सालय में झूलता मिला। बीजेपी ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया और टीएमसी ने आरोपों को खारिज किया। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक उनके 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। बीजेपी के बड़े नेता इन हत्याओं की बात चुनावी मंचों से भी कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारग्राम की रैली में कहा कि खेला होबे कहकर दीदी आदिवासियों को डराती हैं। सुनिए क्या कहा अमित शाह ने। ये दीदी जहां जहां घूमती है वहां डराती है, लोग निर्दोष आदिवासियों को डराती है। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। अरे दीदी क्या डराती को हमें? खेला होबे से हम डर जाएंगे क्या? डरेंगे क्या? जोर से बोलो, डरेंगे क्या? अरे दीदी मालूम नहीं है तो आपको बंगाल का छोटा बच्चा भी
हर रोज फुटबॉल खेलता है, तेरे खेला होने से कोई नहीं डरता। मैं आप सभी को कहना आया हूं, चुनाव के दिन दीदी के गुंडों से डरना मत। पहले चरण के आखिरी दिन बीजेपी ने आज प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रैलियां की। आदित्यनाथ ने नंदीग्राम में रैली की। नंदीग्राम में 2006 में जमीन अधिग्रहण को लेकर लेफ्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन को ममता बनर्जी के सत्ता तक पहुंचने की कई वजहों में से एक वजह मानी जाती है। बीजेपी की तरफ से हाल ही में पार्टी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती ने भी आज झारग्राम में रोड शो किया। प्रचार में टीएमसी भी बीजेपी से पीछे नहीं दिखी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पश्चिमी मिदनापुर के दांतन में रैली की। इस रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ चुनाव आयोग को भी लपेट लिया। कुछ अफसरों के तबादले को लेकर ममता ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। ममता ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग भी बीजेपी पार्टी बन गया है। ममता ने कहा बीजेपी के इशारों पर चुनाव आयोग ने ऐसा किया है। सुनिए। निर्वाचन कमिशन के এমন ভাবে হস্তক্ষেপ করে যেন মনে হচ্ছে ওটা বিজেপিরই একটা কমিশনে পরিণত হয়ে গেছে। আমি হেলিকপ্টারে আস্তে আস্তে শুনলাম আরো অনেকগুলো ডিএমএসপি বদলে দিয়েছে বিজেপির কথা মতো। আমি বলি সবটা বদলে দাও, তাতেও কোনো লাভ নেই, বিজেপিকে জেতাতে পারবে না, কারণ যাদের বদলাচ্ছ তারাও আমাদের লোক। चुनाव आयोग ने पुलिस के एडीजी समेत आज 5 अधिकारियों के तबादले किए हैं और कहा है कि उनको चुनाव से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग ने झारग्राम के जिला चुनाव अधिकारी आयशा रानी को भी हटा दिया है और इनके तबादलों पर ही ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल के प्रचार में आज आजादी वाले नारे भी सुनाई दिए। चुनाव प्रचार का ये तरीका देखिए। ऐसी बयानबाजी आमतौर पर दिल्ली के जवाहरलाल विश्वविद्यालय में सुनाई देती है। पश्चिम बंगाल वाले इस प्रचार का ताल्लुक भी जेएनयू से ही है। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष सीपीएम के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पश्चिम बर्धमान की जामुड़िया विधानसभा सीट से वो उम्मीदवार हैं और इसी तरह से नारेबाजी के साथ घूम घूमकर प्रचार कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 सीटों पर चुनाव होगा। 27 मार्च को वोटिंग होगी। इस दिन प्रधानमंत्री बांग्लादेश में होंगे और कहा जा रहा है कि पीएम का बांग्लादेश वाला दौरा भी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का ही हिस्सा है। पीएम मोदी कल बांग्लादेश पहुंचेंगे। बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर भारत के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। पीएम मोदी बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 200 किलोमीटर दूर ओराकांडी में बने मतुआ समुदाय के मंदिर भी जाएंगे। 27 मार्च को जब पहले फेज के लिए वोटिंग हो रही होगी तो प्रधानमंत्री मतुआ मंदिर में होंगे। यहाँ पीएम मतुआ पंथ के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय में बांग्लादेश वाले मंदिर और इस पंथ के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर की गहरी मान्यता है। संप्रदाय से जुड़े लोग हरिचंद्र ठाकुर को भगवान विष्णु और कृष्ण की तरह अवतार मानते हैं। सम्मान में उन्हें श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में भी मतुआ समुदाय के 1.5 करोड़ वोट हैं। मतुआ समुदाय अनुसूचित जाति में गिना जाता है। करीब 30 विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुल 70 सीटों में इनकी अच्छी खासी तादाद है। बांग्लादेश से भारत आए मतुआ समुदाय की बड़ी आबादी को आज भी नागरिकता नहीं मिली है। इसीलिए बीजेपी का सीएए को पहली कैबिनेट बैठक से लागू करने की बात हो या पीएम का बांग्लादेश में मतुआ मंदिर में जाने की बात हो, ये इन वोटर्स को लुभाने वाली कोशिशें मानी जा रही हैं। तो ये हो गई पश्चिम बंगाल की बात। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, पहाड़ों की तरफ, असम की तरफ। असम से खबर है कि बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई है। गौरीपुर विधानसभा से बीजेपी विधानसभा उम्मीदवार बनेंद्र कुमार पर उनके एक बयान को लेकर ये कार्रवाई हो रही है। क्या बयान था उनका? बीजेपी विधायक ने कथित रूप से बीफ को नेशनल डिश कहा था। अखबारों में छपे बयान के मुताबिक बनेंद्र कुमार ने कहा था कि बीफ नेशनल डिश है, इसलिए इसे कोई बैन नहीं कर सकता है।
वैसे उत्तर भारत में बीजेपी की बीफ वाली राजनीति उत्तर पूर्व पहुंचकर थोड़ी बदल जाती है। असम और उत्तर पूर्व के बाकी राज्यों में बीजेपी बीफ के विरोध में ज्यादा नहीं उलझती है। असम की 47 सीटों पर पहले चरण में 27 मार्च को वोटिंग होगी। अब चलते हैं दक्षिण की तरफ। पहले बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु के साउथ मदुरई से निर्दलीय प्रत्याशी हैं थुलम सर्वनन। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जनता से गजब वादे कर दिए हैं। सबको मुफ्त आईफोन, हर घर को छोटा हेलीकॉप्टर, रोबोट, 3 मंजिला मकान, स्विमिंग पूल के साथ हर घर में 20 लाख रुपए तक की एक कार, हर होने वाली दुल्हन को 800 ग्राम सोना। किसी युवा को बिजनेस करना है तो 1 करोड़ रुपए। लिस्ट यही नहीं खत्म होती। थुलम का वादा है कि चांद पर 100 दिनों की छुट्टी के लिए भेजा जाएगा और 300 फीट का आर्टिफिशियल आइसबर्ग बनाया जाएगा ताकि निर्वाचन क्षेत्र ठंडा रहे। खैर, अब आते हैं काम की बात पर। भले ही हमें या आपको ये वादे चुनावी स्टंटबाजी या फिर मीडिया में आने का उपाय लग रहे हों, लेकिन इसके पीछे के मकसद का खुलासा किया है खुद थुलम ने। उन्होंने बताया, मैं ये सब बातें ये समझाने के लिए कर रहा हूं कि असल चुनावी मुद्दे होते क्या हैं। मैं लोगों को, खासकर युवाओं को जागरूक करना चाहता हूं कि मुफ्त में मिलने वाली सुविधाएं चुनावी मुद्दे नहीं हो सकते। वैसे इन चुनाव में थुलम को चुनाव चिन्ह है कचरे का डिब्बा और उम्मीद है कि उनका ये मैसेज मदुरई साउथ के मतदाताओं तक पहुंच गया होगा। अब केरल की तरफ चलते हैं। केरल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के मैनिफेस्टो में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, वंचित SC/ST परिवारों को 5 एकड़ जमीन और BPL परिवारों को 6 सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही गई है। इसके अलावा 3500 रुपए का सोशल वेलफेयर पेंशन, मुफ्त मकान और गरीबों को पाइप से पीने का स्वच्छ पानी और बिजली देने का भी जिक्र है। इसके अलावा पार्टी ने NDA के सत्ता में आने पर लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही है। साथ ही मंदिर के प्रशासन को राजनीतिक नियंत्रण से छुटकारा दिलाने का भी वादा किया गया है। चुनावों की बात हुई, अब चलते हैं एक और अहम खबर पर। नौकरियों की आस में बैठे युवाओं से जुड़ी खबर। यूपी में साल 2018 के दिसंबर महीने में 3 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक। अगस्त 2019 में लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया और मार्च 2021 में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC ने परीक्षा ही निरस्त कर दी। क्यों किया ये नहीं बताया है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC ने 22 और 23 दिसंबर 2018 को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पदों पर परीक्षा आयोजित की थी। 16 जिलों के 572 परीक्षा केंद्रों पर। खबरों के मुताबिक करीब 9 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। पद थे 1953। इस लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया अगस्त 2019 के दरमियान। रिजल्ट के बाद बारी आती है भर्ती की। भर्ती के लिए होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। साल 2019 बीता, आ गया 2020, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कहीं कोई अता पता नहीं था। तो 6 फरवरी 2020 को अभ्यर्थी आयोग के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए। आयोग दबाव में था। छात्रों को मनाया गया और 29 फरवरी 2020 को वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जितने लोगों का चयन हुआ था उतने लोगों को वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया था। पद थे कुल 1953, लेकिन बुलाया गया 1553 लोगों को। लगभग 400 लोगों को नहीं बुलाया गया। जिन्हें नहीं बुलाया गया था उनके लिए आयोग ने कहा था कि जिन्हें नहीं बुलाया गया है उन्हें जांच पूरी होने के बाद बुलाया जाएगा। तो सवाल उठा कि आयोग जांच किस चीज की कर रहा है। दरअसल भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और ये शिकायत की थी ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र सिंह मोती ने। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को परीक्षा का नतीजा आने की अगले ही दिन लेटर लिख परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए। इस पत्र में राजेंद्र सिंह मोती ने 2 अभ्यर्थियों के रोल नंबर शेयर किए। कहा कि OMR शीट की कार्बन कॉपी के हिसाब से इन दोनों लगभग 5 प्रश्न हल किए हैं, लेकिन जो अभ्यर्थियों की मूल OMR कॉपी है उसमें सभी प्रश्नों पर गोले बनाए गए हैं। गोया परीक्षा पूरी होने के बाद मूल OMR शीट पर आंसर भरे गए थे। राजेंद्र सिंह मोती के मुताबिक दोनों अभ्यर्थी उत्तीर्ण थे। साथ ही कार्बन कॉपी और मूल OMR शीट में अंतर का मतलब है कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है। आरोप सीधे आयोग पर लगे। अपने लेटर में राजेंद्र सिंह ने आयोग द्वारा जारी परिणाम निरस्त करके जांच करने और संलिप्त लोगों को यथोचित
दंड देने की सिफारिश भी की थी। उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि इस धांधली में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की पूरी तरह से संलिप्तता है। प्रदेश के मेधावी बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है और प्रदेश सरकार की ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ एक मजाक है। अपने नोटिफिकेशन में आयोग ने इसी जांच की बात की थी जिस वजह से आयोग को बार बार तारीख को आगे बढ़ाना पड़ रहा था। और इसके साथ ही जिन 1553 लोगों की डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन शुरू हुए थे, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से उन्हें भी अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। फिर प्राथमिक जांच हुई। खबरें बताती हैं कि इस जांच में ओएमआर शीट में अंतर मिलने पर मेरिट में आए 136 अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इतनी बड़ी संख्या में लोग मिले तो जांच अधिकारियों को लगा कि इस संख्या में इजाफा हो सकता है। जांच का दायरा बढ़ा दिया गया और एसआईटी का गठन किया गया। खबरें बताती हैं कि एसआईटी की जांच में परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई है और इसी बिना पर परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। लेकिन इस परीक्षा के निरस्तीकरण के लिए आयोग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें कहीं भी कारण नहीं गिनाया गया है। इन 3 परीक्षाओं के साथ ही कुछ और परीक्षाओं को आयोग ने निरस्त किया है। ये आगामी परीक्षाएं थी और खबरों के मुताबिक जिस एजेंसी को ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारी वाली परीक्षा को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी एजेंसी को इन आगामी परीक्षाओं की जिम्मेदारी भी दी गई थी। ये परीक्षाएं हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी। परीक्षा की तारीख 8 मई 2021। दूसरी भर्ती है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की। परीक्षा की तारीख है 25 अप्रैल 2021 और तीसरी है वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक। परीक्षा की तारीख है 4 अप्रैल 2021। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ समयबद्ध और निष्पक्ष भर्तियां कराने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ 3-3 साल तक भर्तियों को लटका कर रखा जाता है और फिर अचानक से उसे निरस्त कर दिया जाता है। इन 3 सालों में अभ्यर्थी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ धरना प्रदर्शन भी करते हैं, सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट कचहरी तक हर जतन कोशिश करते रहे, इसी उम्मीद में कि मेहनत से पढ़ाई लिखाई की है, परीक्षा पास कर लिया है, अब नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक झटके में सब खत्म हो गया। मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर परीक्षा पास करने वाले युवाओं की उम्मीदें भर्ती आयोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हमें उम्मीद है कि सही तरीके से यूपी सरकार दोबारा इस परीक्षा को जल्द करवाएगी। शो के आखिर में आप संसद से कुछ अपडेट्स। लोकसभा में आज कांग्रेस सांसद रवनीश सिंह ने पेट्रोल डीजल की कीमत का मुद्दा उठाया। साथ ही सवाल किया कि ये बजट सत्र है, लेकिन हम प्रधानमंत्री से कहां जाकर मिलें? क्या उनसे बंगाल की रैली में जाकर मिलें? सदन में कई बिल पास हुए, लेकिन गरीब के लिए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। रवनीश सिंह के सवाल उठाने के कुछ देर बाद ही पीएम मोदी सदन में पहुंच गए। इस दौरान सदन में भारत माता की जय के नारे भी लगे। लोकसभा में आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन और किसान आंदोलन के बावजूद टोल कलेक्शन बढ़ा है। कोविड के कार्यकाल में भी, ये काल में भी सब जगह पर नुकसान हो रहा। अभी भी आज हमारे कुछ हाईवे किसान आंदोलन के कारण ऑपरेट नहीं हो रहे। पिछले साल हमारा 24,000 करोड़ इनकम था टोल का, और इस साल कोविड और ये सब आंदोलन देखते हुए हमें लगा कि 10,000 करोड़ कम होगा, वो 14,000 करोड़ पर आएगा। पर हमने आप सबके सहयोग से फास्ट ट्रैक लागू किया। ये 93% फास्ट ट्रैक अभी लोगों ने ले लिया है। ये जो जयपुर में जाने वाला कौन सा नाका है, वो जो टोल नाका इम्पोर्टेंट खोला, कई कुछ तो भी नाम है, यहाँ दिल्ली से लगकर वहाँ बड़े बड़े आधा घंटा लोग रुकते थे। मानेसर के आगे वो खिड़की टोला, वहाँ आधा घंटा लोग रुकते थे। आप कहीं भी, अब हमारे पास ऐसी सिस्टम है कि मैं कौन से टोल नाके पर आपको कितना मिनट कौन रुका, इसका 1 मिनट में जवाब दे सकता हूँ। हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, चेयरमैन एनएचआई मॉनिटर करते हैं, मैं मॉनिटर करता हूं, और मुझे खुशी है कि हमने 3 मिनट के ऊपर कई समय नहीं लग रहा, पूरी तरह फास्ट ट्रैक हो। ये ईज ऑफ बिजनेस। दूसरा, स्पीकर महोदय, अब हमारा टोल इनकम कम होने के बजाय ये कोविड और शेतकरी आंदोलन, किसान आंदोलन होने के बाद में भी हम 10,000 करोड़ इनकम भी बढ़ा है, हमारा 34,000 करोड़ इनकम हुआ।
आज सत्र का आखिरी दिन था। अनिश्चितकाल के स्थगित होने से पहले सदन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राज्यसभा में आज नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झांसी के पास उत्कल एक्सप्रेस में सफर कर रही 2 ननों पर हमले के मुद्दे का विशेष उल्लेख किया। सदन में आज केरल के 3 सांसदों वायलर रवि, के रागेश और PV अब्दुल वहाब को विदाई दी गई, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।